Hello students, I am Dr. Anju Tamar, Associate Professor, Department of Physics, MSD, Government College, Bharatpur. Welcome to my class of Thermodynamics and Statistical Physics. आज हम ऊष्मा और कार्य, हीट एंड वर्क, इससे शुरुआत कर रहे हैं अपने लेक्चर की। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी की ही फॉर्म है और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ऊष्मा तभी जा सकती है जब उन दोनों सिस्टम्स के टेम्परेचर अलग अलग हों। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊष्मा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तीन तरीके से जा सकती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो अगर हमें किसी सिस्टम की एनर्जी में कोई बदलाव करना है तो हमारे पास एक तरीका है कि उस सिस्टम को ऊष्मा दे दी जाए या उससे ऊष्मा ले ली जाए। और दूसरा तरीका किसी सिस्टम की एनर्जी को बदलने का, वो कहलाता है वर्क। अब ये जो वर्क है ये कई तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पुश पुल टाइप ऑफ वर्क, जैसा पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, या अगर आप कोई वजन उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वर्क, इलेक्ट्रिक मोटर के केस में। केमिकल वर्क, सरफेस टेंशन वर्क, इलास्टिक वर्क। इस तरह से हम वर्क को कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑल दीज आर नोन एज वर्क। तो जो अभी तक हम जहां से शुरुआत करते हैं वर्क की, आप मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं कि जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस dx से अगर मूव कर देता है तो हम कहते हैं कि यहां मैकेनिकल वर्क हुआ है, क्योंकि आपने एक मैकेनिकल फोर्स लगाया है। तो इस टाइप के वर्क को आप मैकेनिकल मोड ऑफ वर्क कहते हैं। और सिंपली फोर्स और जो डिस्टेंस, उन दोनों की प्रोडक्ट से आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि कितना वर्क हुआ है। कुछ मैकेनिकल वर्क के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर: मूविंग सिस्टम बाउंड्री वर्क, रोटेटिंग शाफ्ट वर्क, इलास्टिक वर्क, सरफेस टेंशन वर्क। ये सब आपके मैकेनिकल मोड ऑफ वर्क में आते हैं। अगर हमारे पास कोई मूविंग सिस्टम बाउंड्री वर्क है, जैसे कि एक सिलेंडर में अगर आपने गैस भर रखी है और उसमें एक पिस्टन है, तो अगर हमारा सिस्टम किसी प्राइमरी स्टेज से और दूसरी फाइनल स्टेज में जाता है तो हम निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब आप स्टेज 1 से और स्टेज 2 में पहुंच रहे हैं। तो वो वर्क डन क्या होगा, गिवन बाय दिस इक्वेशन। जब आप फर्स्ट से सेकंड स्टेज में जा रहे हैं, आप निकाल सकते हैं इसको P डॉट dV और इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। तो P यहाँ पे आपका प्रेशर हो गया जो सिस्टम बाउंड्री पे वर्क कर रहा है, एंड dV इज द डिफरेंशियल वॉल्यूम। लेकिन इस केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत धीरे धीरे किया गया है, और ऐसा इसलिए ताकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना रहे। तो जब हम सिस्टम में कोई बदलाव बहुत धीरे धीरे करते हैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनाए रखते हुए, तो इसको हम क्वेसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास जो कंटेनर है वो रिजिड है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस केस में मूविंग बाउंड्री वर्क जो है वो 0 कहलाएगा। और दूसरे केसेस में हमें बस जरूरत है कि हमें प्रेशर पता होना चाहिए और वहां वॉल्यूम में क्या बदलाव आ रहा है, ये अगर हमें पता है तो हम बड़ी आसानी से उस प्रोसेस में होने वाला वर्क डन इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। अब ये देखिए कि कई बार आपने देखा होगा कि वर्क डन पॉजिटिव लिया जाता है और कई बार वर्क डन नेगेटिव लिया जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे
वर्क और हीट ट्रांसफर के केस में ज़्यादातर बुक्स में आपको जिस तरह से लिखा हुआ मिलेगा वही कन्वेंशन यहाँ भी यूज हम कर रहे हैं। इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर हमारा सिस्टम काम कर रहा है तो वो वर्क डन पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है तो वो वर्क डन नेगेटिव लिया जाएगा। इसी तरह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है सिस्टम के लिए, यानी आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है तब वो हीट नेगेटिव ली जाएगी। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले लेट अस सी द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a third system, they are in thermal equilibrium with each other। ये आपके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है। यानी अगर दो सिस्टम सेपरेटली किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है ए, और आपका जो ऑब्जेक्ट ए है ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है with object C and object B is separately in thermal equilibrium with object C, then objects A and B will be in thermal equilibrium if they are placed in thermal contact। अब ये देखिए यहाँ पे ये सिस्टम A है और ये सिस्टम B है, तो इन दोनों में आपस में कोई भी हीट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर ये आपका जो सिस्टम B है ये C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यहां भी कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। देयर मींस देयर विल बी नो हीट फ्लो बिटवीन A एंड C। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो तीनों सिस्टम हैं दे आर हैविंग सेम टेम्परेचर। ये तभी संभव है जब उनका टेम्परेचर एक जैसा हो। ये टेम्परेचर जो है किसी भी सिस्टम की, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो इंडिकेट करती है डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द सिस्टम। डिग्री ऑफ हॉटनेस मेजर करने का जो हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी, जो पैरामीटर हम यूज करते हैं वो टेम्परेचर कहलाता है। और टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे पास स्केल्स हैं, फ़ारेनहाइट में हो सकता है, सेल्सियस में हो सकता है, या केल्विन में हो सकता है। तीनों सिस्टम्स हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। So we are clear with the zeroth law of thermodynamics, and due to this zeroth law of thermodynamics we have been using thermometers। तो ये जो डिजाइन और यूज थर्मोमीटर्स का किया गया है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। आप देख सकते हैं जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है कि ये देखिए ये आपका ये सिस्टम ए है और यहाँ आप इसका टेम्परेचर देख लीजिए, रीडिंग देखिए आप 137.04। ये दूसरा सिस्टम आपका बी है, ए और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। आप ये देखिए कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर 137.04 है। तो आप यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यहाँ ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सो द टेम्परेचर विल बी 137.04। So with the help of zeroth law of thermodynamics we are designing these thermometers। So now let us discuss the first law of thermodynamics। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें एक रिलेशन देता है बिटवीन द हीट गिवन टू ए सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम यहाँ पे आप ये देखिए कि दिस इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर मान लीजिए किसी सिस्टम को हीट दी गई है Q, तो ये जो सिस्टम ने हीट एनर्जी ले ली है Q,
अब ये सिस्टम हमारा कुछ वर्क डन करता है, सो दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। क्योंकि आपका सिस्टम वर्क डन कर रहा है, सो दिस विल बी विद द पॉजिटिव साइन। ओके, देन डेल्टा E is the change in the system's internal energy। तो जो हीट हमारे सिस्टम ने ली है, ए पार्ट ऑफ द हीट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड ए remaining part of the heat changes the internal energy of the system। यही अगर हम स्मॉल अमाउंट में करते हैं फॉर इनफाइनाइटेसिमल क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, तब हम इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं। dq is the small amount of heat, dw is the small amount of work done, and d is the small change in the system's internal energy। तो अब आप ये देखिए कि ये इक्वेशन क्या है। दिस इज नथिंग बट द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ये इक्वेशन आपको बता रही है कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। 1850 में रुडोल्फ क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दी थी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, दैट जस्ट एक्सप्लेन्स दिस कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। आप कहेंगे इसको तो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स में हम कोई भी चीज जब भी पढ़ते हैं, वो वही होती है, वही आप स्टडी करते हो जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को ओबे करती है। राइट, सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि ये लॉ आपका वॉयलेट नहीं हो रहा है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकती है, पर ना तो एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन एक चीज हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की कोई बात नहीं हो रही है। वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एक दूसरी चीज आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। अगर मैं DE को 0 कर दूं, सो DE को 0 करने का मतलब क्या होगा, dq इज इक्वल टू dw। दैट मीन्स सिस्टम ने जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की, वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर दी। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि हीट का कन्वर्जन 100% वर्क में हो गया है। पर ऐसा संभव नहीं है, राइट। ये आइडियल कंडीशन है, तो आइडियल कंडीशन प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होता है कि जो हीट इंजन हम बनाएंगे वो 100% एफिशिएंट होगा, बट द एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100% practically, so there must be some change in internal energy also. DE will never be equal to 0. Okay, so before going into further details about the heat engine, let us also look at the type of processes we will be dealing with. So जो भी हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहां पर एक इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन द कंडीशंस ऑफ द सराउंडिंग्स लीड्स टू ए रिवर्सल ऑफ द प्रोसेस। दैट मीन्स the system is very close to equilibrium and infinitesimal changes can restore the system and surroundings to the original state। अगर किसी भी सिस्टम की ओरिजिनल स्टेट को आप दोबारा वापस ला सकते हैं, तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है मटेरियल का किसी टेम्परेचर T पर, और वो सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में है जहां पे टेम्परेचर T माइनस डेल्टा T है। तो हमें पता है कि हीट जो है आपकी इस ब्लॉक ऑफ मटेरियल से सराउंडिंग्स में ट्रांसफर होगी, राइट।
अब हम दूसरी तरह से लेते हैं कि अगर टेम्परेचर जो सराउंडिंग का है वो इंक्रीज कर दिया जाए T प्लस डेल्टा टी, तो उस केस में जो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है वो रिवर्स हो जाएगी। दैट मीन्स सराउंडिंग से आपका जो मटेरियल है उसके लिए, तो ये प्रोसेस को आप रिवर्स कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप टेम्परेचर डिफरेंस की टर्म्स में आप देख रहे हैं। यही अगर प्रेशर डिफरेंस हो वहां पे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एक पिस्टन है जिसके सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है और प्रेशर P है, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर P प्लस डेल्टा P है, then the gas in the piston will be compressed slightly. The reverse process will occur if the external surrounding pressure is slightly lower. तो या तो टेम्परेचर डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस, और उसमें अगर हम स्मॉल चेंजेस या इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंजेस को अगर हम रिवर्स करके हमारे सिस्टम को वापस से इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। ये डायग्राम इसी का आपको दिखा रखा है, हीट फ्लो की डायरेक्शंस इसमें दिखा रखी हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो, यानी अगर आप अपने सिस्टम को वापस पहली स्टेट में नहीं ला पाए, तो उस केस में क्या होगा? वो प्रोसेस कैसा होगा? वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। So if the conditions of reversibility are not followed by a process during the change of its state, that is there is loss of heat in the system, then the process is called irreversible process. इस प्रोसेस को आप irreversible प्रोसेस कहेंगे। और irreversible प्रोसेस फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन, केमिकल रिएक्शंस, जूल इफेक्ट, ये इस तरह के एग्जांपल हैं जिनको कि हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये प्रोसेस आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएंगे। तो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस? किन कंडीशन में कोई प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है? देखिए, पहली कंडीशन, द चेंज ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस मस्ट बी इनफाइनाइटली स्लो, यानी जो आप स्टेट को बदल रहे हैं वो प्रोसेस बहुत धीरे धीरे करना है। और सेकंड कंडीशन क्या है? प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट बी नॉट डिफर एप्रिशिएबली फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स के साथ में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज देयर शुड नॉट बी एनी सोर्स ऑफ लॉस ऑफ हीट इन द सिस्टम, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस, रेडिएशन, व्हाटएवर, किसी भी तरीके से हीट लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये तीन नेसेसरी कंडीशंस अगर फॉलो होती हैं तभी हमारा सिस्टम रिवर्सिबल सिस्टम होता है, अदरवाइज वो इरिवर्सिबल होगा। अब आप जरा इस स्टेटमेंट पे ध्यान दें, रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट। All real processes are irreversible, but they can be divided into infinitesimal small reversible processes. देखिए, हम ये जो भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस माने, तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पहली स्टेट को ऑब्टेन कर सकें। तो प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि जो रियल प्रोसेसेस लाइफ में हो रहे हैं वो इरिवर्सिबल है। हाँ, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस को आप छोटे छोटे रिवर्सिबल प्रोसेस में जरूर डिवाइड कर सकते हैं। फाइनली प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल होगा, लेकिन अगर उसका आप स्मॉल पार्ट है, हम स्टेट 1 से स्टेट 2 जो कि उससे स्लाइटली ही डिफरेंट है, वापस 2 से 1 में आ सकते हैं। लेकिन अगर इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है तब हम पहली स्टेट को वापस नहीं ला पाते हैं। सो इन दीज कंडीशंस, क्योंकि हमें आइडियल कंडीशन भी डिस्कस करनी है, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग कि ये आइडियल कंडीशन है और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है।
तो आज के लेक्चर में हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस देखे हैं. So you go through this chapter of these laws of thermodynamics, and in the next lecture we will be discussing second law of thermodynamics. Thank you.